everyone. In this video, we are going to discuss one-liners from the Constitution. और ऐसे one-liners हैं जो previous year में बार बार पूछे जाते हैं और इनमें silly mistake करना यानी कि बहुत ज़्यादा loss करना अपना. So ये short 100 से ज़्यादा one-liners हैं जो हम Constitution के discuss कर रहे हैं. So first है principle of communal representation was introduced by Indian Council Act 1909. Communal representation किससे आया था? Indian Council Act से आया था 1909 के. Second, hierarchy in the provinces was introduced by the Government of India Act 1919. तो डायरार्की किससे एस्टेब्लिश हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1919. नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिस्क्राइब द फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो फेडरेशन ऑफ इंडिया किसने प्रिस्क्राइब किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम कब मीटिंग हुई थी इनकी? 9 दिसंबर 1946. बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है. तो फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को विद 207 मेंबर्स अटेंडिंग इट. तो 207 मेंबर्स थे जिन्होंने अटेंड किया था. नेक्स्ट है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इंटरिम चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद भी रहता है क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और इंटरिम चेयरमैन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा. और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर. नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको किसने इलेक्ट किया था? प्रोविंशियल असेंबली ने इनडायरेक्टली. It was on August 14, 1947 that the Constituent Assembly met for the first time as an sovereign body. एक sovereign body की तरह पहली बार 14 अगस्त 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी. सॉवरेन बॉडी की तरह याद रखना, 14 अगस्त 1947. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950. तो अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में. और फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी 1950 में. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल्स थे. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन विच द प्रेम्बल इज बेस्ड वाज ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किन्होंने ड्राफ्ट की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसके बेसिस पे प्रेम्बल बनी. नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया जी के द्वारा नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया गया. डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जुलाई 22, 1947. तो जो डिजाइन था नेशनल फ्लैग का अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही 22 जुलाई 1947 में. ठीक है, पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था नेशनल फ्लैग को. नेक्स्ट सॉन्ग जन गण मन वाज कंपोज इन बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इनके द्वारा जनगण मन को बंगाली में कंपोज किया गया था, विच वाज लेटर अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 January 1950 as our national anthem. It was first sung in the Calcutta session of the Indian National Congress on December 27, 1911. तो फर्स्ट संग किया गया था कलकत्ता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 27 दिसंबर 1911 को. ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया एज नेशनल एंथम बाय एंड इट वाज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर. नेक्स्ट है द नेशनल एम्बलम was taken from the Ashok pillar in Sarnath. The word Satyamev Jayate has been adopted from the Mundak Upanishad. The song Vande Mataram I bow to the मदर. तो ये जो सॉन्ग है हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये कंपोज हुआ था संस्कृत एंड बंगाली में बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. तो वंदे मातरम इज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी एंड जनगण मन इज बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी. So has been adopted as, so this Vande Mataram has been adopted as national song. It was first sung in Calcutta session of the Indian National Congress in 1896. ठीक है, दोनों कलकत्ता सेशन है, जनगण मन भी और वंदे मातरम भी. और जनगण मन 1911 का कलकत्ता सेशन है और वंदे मातरम 1896 का. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. आर्टिकल 1 प्रोवाइड करता है. सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज बीन मॉडल्ड इन ब्रिटिश सिस्टम. तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश सिस्टम से लिया गया. द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. तो प्रेम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुई है 42nd अमेंडमेंट से 1976 में. कौन से वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे? 3 न्यू वर्ड्स थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रेम्बल. ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगराइज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इनटू 4 कैटेगरीज के थे ओरिजिनली, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आया 1956 का, इन्होंने इसने 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया. स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट था जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे फ्रेम हुआ था 1953 में.
देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, शेड्यूल 1 प्रोवाइड करता है। टोटल 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली तो चार कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को। स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 से 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। आंध्र प्रदेश फर्स्ट था जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट हुआ था 1953 में, और अभी के टाइम पे यानी 2025 तक इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब सिंगल सिटीजनशिप फॉर द होल यूनियन, मतलब सबके लिए सिंगल सिटीजनशिप। ये कहाँ से पता चलता है? आर्टिकल 9 से भी पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, इसलिए इंडिया प्रोवाइड फॉर सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास। सिटीजनशिप एक्ट 1955 कंटेन्स द डिटेल्स रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। कैसे एक्वायर करोगे, कैसे टर्मिनेट होगी, सिटीजनशिप एक्ट डील करता है। पार्ट 3 किसे डील करता है? फंडामेंटल राइट से। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज implicit in article 19(1)(a, that is freedom of speech and expression. 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिपीट द राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया आर्टिकल 300A में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एम्बोडेड इन आर्टिकल 32 इज considered as the heart and soul of the constitution, as rightly said by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो किन्होंने कहा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में and the High Court in Article 226 have power to issue writs in case involving violation of fundamental right. Part 4 of the Constitution, which enumerates various DPSPs, elaborate the concept of welfare of state. तो DPSPs welfare of state का concept को बताता है। 42nd Amendment Act 1976 added fundamental duties को आर्टिकल 51A में पार्ट 4A 42nd अमेंडमेंट से आया है फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड द इंडियन यूनियन आर्टिकल 53। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यूनियन की प्रेसिडेंट में वेस्ट करती है। डिस्प्यूट कंसर्निंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट सेटल किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 71 प्रोवाइड फॉर द सेम। द प्रेसिडेंट हैज पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। तो 12 मेंबर नॉमिनेट करने की पावर है प्रेसिडेंट के पास। ये मेंबर्स मतलब लिटरेचर और आर्ट वगैरह में जो स्पेशलिटी होंगी, कुछ इनका एक्सक्लूसिव वर्क होगा, इसके बेसिस पे प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करते हैं। 39 है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर ओथ टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं? सीजीआई दिलाते हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज जो इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, उनमें कौन कौन होगा? इलेक्टेड मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के, इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेचर के, लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो इलेक्टेड मेंबर ही होंगे। आर्टिकल 54 प्रोवाइड्स फॉर द सेम। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ राज्यसभा और लोकसभा एंड इलेक्टिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब मिलके प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट करते हैं। 41 नंबर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल से डील करता है आर्टिकल 76। इनका अपॉइंटमेंट कौन कराते हैं? प्रेसिडेंट कराते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट में क्या क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट है दैट इज राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल है दैट इज लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट को कंसिस्ट करते हैं। आर्टिकल 79 प्रोवाइड्स फॉर द सेम। सीट इन द लोकसभा आर अलॉटेड टू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेसिस पे किस स्टेट के में कितनी लोकसभा की सीट होगी ये डिसाइड किया जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 550 है, अब ये 52 पुराना नंबर है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की 550 है। आर्टिकल 81 प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, जिसमें से 238 इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड 12 मेंबर बाय indirectly and 12 member nominated by the president. Article 80. Okay, next है the state government decides about the holding of election to the पंचायत। पंचायत के इलेक्शन की होल्डिंग कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट। CAG, Comptroller and Auditor General of India, is appointed by the President for a term of 6 years. Article 148 डील करता है Comptroller and Auditor General of India से। Next, a report of CAG is submitted to President of India. The government is the governor is the head of the executive of the state. स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? गवर्नर है। आर्टिकल 158 प्रोवाइड्स फॉर द सेम। द सिटीजन ऑफ इंडिया above 35 years of the age can be appointed as governor। तो जो क्वालिफिकेशन है और जो एज लिमिट, एज क्राइटेरिया है वो 35 years है मिनिमम टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर। गवर्नर इज जनरली एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। जो स्टेट यूनिवर्सिटी होंगी स्टेट में, उनके चेयरमैन कौन होंगे? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होंगे? गवर्नर होंगे। मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। स्टेट पब्लिक सर्विस एसपी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। चीफ मिनिस्टर इज रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है स्टेट की, जिनको गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है स्टेट के। एडवोकेट जनरल
को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऑन 5 अगस्त 2019, तो 5 अगस्त 2019, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमलगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019. It revoked the special status given to Jammu and Kashmir under Article 370 and Article 35A. तो ऑर्डर था एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019. ऑन 5 अगस्त 2019 स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का खत्म किया गया आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A में. आर्टिकल 370 अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो अब ये नहीं है. और फाइनेंशियल इमरजेंसी कांट बी इम्पोज बाय प्रेसिडेंट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. Article 40 include within DPSPs direct the state to organize village panchayat as unit of self government. ठीक है, तो आर्टिकल 40 डील करता है DPSPs का विलेज पंचायत एज द यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. 73rd अमेंडमेंट से 1992 में पार्ट 9 ऐड किया जो कि पंचायत से डील करता है. 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब पावर बिटवीन स्टेट लेजिस्लेचर एंड पंचायत. ठीक है, तो 11th शेड्यूल डील्स with state legislature and panchayat. 11th schedule of the constitution distribute power between state legislature and panchayat. पंचायत और state legislature की power को distribute करते हैं 11th schedule. Part 9A inserted by 74th Amendment Act 1992. 1992 में ही 73rd और 74th दोनों अमेंडमेंट हुई है. 9 और पार्ट 9A. 9A से क्या ऐड हुई? म्यूनिसिपैलिटीज. पार्ट 9B जो कि 97th अमेंडमेंट है 2011 का, रिलेट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज. Okay. 3-tier panchayat is envisaged for states having population above 20 lakhs. तो जिस स्टेट के पास 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे 3-tier पंचायत होगी. दिल्ली, पुडुचेरी आर यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली. और ये मतलब पहले थी. अब जब से 2019 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर के पास भी दिल्ली और पुडुचेरी की तरह ही लेजिस्लेटिव असेंबली है. ये वो यूटीज है जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है. Sorry, next is power to declare any area as a scheduled area belongs to president. ठीक है, किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है, ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है. सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस. सो नाउ देयर आर 34 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो टोटल स्ट्रेंथ क्या है? 34 जजेस की स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की. 33 + 1 33 अदर जजेस एंड +1 इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओरिजिनली the Supreme Court consists of 7 judges besides the Chief Justice. Justice Hiralal J. Kishandas Kania was the first CJI. तो H.J. Kania जी फर्स्ट CJI थे इंडिया के. ठीक है, ओरिजिनली 7 जजेस थे besides the CJI. ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी इनिशिएटेड इन द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट. तो PIL सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में लगाई जा सकती है, किसी में भी लगा लो पहले. द हाई कोर्ट ऑफ द कलकत्ता एज jurisdiction has jurisdiction over Andaman and Nicobar Island. तो कलकत्ता हाई कोर्ट की jurisdiction अंडमान निकोबार पे है. उसी तरह से केरला हाई कोर्ट की jurisdiction लक्षद्वीप पे है. Zonal councils have been established under the State Recognition Act 1956. Zonal council किससे आए? State Reorganization Act से 1956. Common chairman for all zonal council is the Union Home Minister. सभी zonal council के common chairman कौन होंगे? Union Home Minister. Article 280 of the Constitution requires the President to set up a finance commission in every 5 years. ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 और प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 ईयर में. फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो 5 मेंबर्स होंगे टोटल, एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स. रेस्टोटरी पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विद द यूनियन. रेस्टोटरी पावर जो है वो किसके पास होंगी? यूनियन के पास होगी. नेशनल इमरजेंसी मे बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 352. आर्टिकल 352 प्रोवाइड्स फॉर द नेशनल इमरजेंसी. फंडामेंटल राइट्स guaranteed by Article 19 are automatically suspended if proclamation of emergency is imposed on the ground of war and external aggression under Article 352. अगर आर्टिकल 352 में मतलब 352 में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है वो किस ग्राउंड पे लगाई गई है? वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे लगाई गई है. तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा. ये प्रोवाइड करता है आर्टिकल 352. एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 and 21 can't be suspended even during national emergency. ठीक है, तो इवन ड्यूरिंग जब भी नेशनल इमरजेंसी भी लगी होगी तब भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और आर्टिकल 20 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता. प्रेसिडेंट्स रूल में बी इम्पोज ऑन अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356 से प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है स्टेट पे, मतलब स्टेट इमरजेंसी. टिल डेट फाइनेंशियल इमरजेंसी को कभी भी प्रोक्लेम नहीं किया गया है कंट्री में.
A member of UPSC may serve for 6 years और till the age of 65 years। और हमने कैग में भी देखा था 6 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूपीएससी के मेंबर भी 6 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं या फिर 65 ईयर्स की एज तक। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 कन्फर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 102nd अमेंडमेंट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से डील करती है। अभी टोटल कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हो और जितनी भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं वो किस किस से डील करती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल और रीजनल पार्टी, कौन रिकॉग्नाइज करता है? इलेक्शन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लिस्ट 22 लैंग्वेजेस। टोटल लैंग्वेजेस कितनी हैं? शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज कर रखी है। बूडो, डोगरी, मिथाली, संथाली, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये शेड्यूल में लेटेस्ट ऐड हुई हैं। 61st अमेंडमेंट 1989 ने रिड्यूस कर दी वोटिंग एज 21 से 18 साल, ठीक है। तो वोटिंग एज की अमेंडमेंट है 61st अमेंडमेंट 1989 की। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा लिखा गया, हैंड रिटन किया गया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग बिहोर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस। इन दोनों आर्टिस्ट ने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया। 10th शेड्यूल विच डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया 1958 में, ठीक है। इसमें क्या डील करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है। 42nd अमेंडमेंट 1976 वाज सो एक्सटेंसिव दैट इट इज डिस्क्राइब एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं? 42nd अमेंडमेंट को बोलते हैं। 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987 प्रोवाइड फॉर द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में होगा। कौन सी अमेंडमेंट से आया? 58th अमेंडमेंट से आया, ठीक है। और इससे डील करता है आर्टिकल 394A। ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर टू अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर किसके पास है? ओनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज जस्टिस जूरिस्ट बी एन राव। तो जूरिस्ट बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिसर चेयरमैन है राज्यसभा के। एम हिदायतुल्लाह वाज ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एम हिदायतुल्लाह अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो कि एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, मतलब एम हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस भी रहे और प्रेसिडेंट भी रहे। द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस में किया गया? रिकॉग्नाइज सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन द इंडिया वाज, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1951-52 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ब्रिटेन जो कि यूके है डज नॉट पोजेस अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। केशवानंद भारती केस फंडामेंटल राइट केस के नाम से जाना जाता है। मिनरल में इस केस से क्या हुआ था? फंडामेंटल राइट एंड डीपीएस केस इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये बताया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। सबमिट किया था इसका ड्राफ्ट प्रेसिडेंट को ऑन 21 फरवरी 1948 में। तो कब प्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली ऑन 21 फरवरी 1948 में, ठीक है। ड्राफ्ट को सबमिट कर दिया था। उसके बाद कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज मेंशन अंडर आर्टिकल 267 और कंसोलिडेटेड फंड 266 में। पहले कंसोलिडेटेड फंड है 266 में और कंटीजेंसी फंड है 267 में, ठीक है। तो जो कंटीजेंसी फंड होता है ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर्स के लिए होता है, जिसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं ले सकते टाइम फैक्टर की वजह से। और कंसोलिडेटेड फंड जो होगा वो उसमें क्या होगा? ऑल द रिसोर्सेज ऑफ यूनियन सच एज लोन रेज्ड और वेस्ड एंड मींस एडवांस एंड ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम वन कंसोलिडेटेड फंड कॉल्ड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये 106 टोटल हमने वन लाइनर्स कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड शॉर्ट डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिली मिस्टेक करने वाले क्वेश्चन है, इनमें मिस्टेक ना हो इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।